नमस्ते, मैं हूँ राहुल और आप देख रहे हैं मेरा रुख। दोस्तों, आज हमारे साथ एक बार फिर से हम सबके चहेते मेजर जनरल डॉक्टर राजन कोचर वीएसएम जी हैं और इनके व्यूज़, इनके थॉट्स सभी लोग काफ़ी पसंद करते हैं और बार-बार काफ़ी रिक्वेस्ट आती है कि इनके साथ बात की जाए और इन्हें चैनल पर बुलाया जाए। तो आज हम सर के साथ में बहुत एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर बात करने जाते हैं। जहाँ जब कभी भी इंडियन आर्मी का नाम आता है, तो उस इंडियन आर्मी के नाम के साथ में लीडरशिप और एक सिंसियरिटी, ये बाय डिफ़ॉल्ट वर्ड्स है जो इंडियन आर्मी के साथ में जुड़ जाते हैं। आज हम सर के साथ में लीडरशिप और इंडियन आर्मी से रिलेटेड बात करेंगे और सर, आई वेलकम यू ऑन दिस प्लेटफ़ॉर्म। मेरा रुख के मंच पे आपका स्वागत है। आपके समय का बहुत-बहुत धन्यवाद और मैं आपको इनवाइट करना चाहूँगा कि वो आप आगे की बातें आप व्यूअर्स के साथ में शेयर करें। राहुल, सबसे पहले जय हिंद जय आपको हिंद और सर। आपके व्यूअर्स को। जय और हिंद। एक बहुत इम्पोर्टेंट और एक बहुत अच्छा टॉपिक आज आप लेके आए हैं, लाइफ एंड लीडरशिप लेसन्स ऑफ द इंडियन आर्मी, क्योंकि हम राइट। सब फौज से हम कुछ सीख लेते हैं। जैसे हम फौज में 37 साल मैंने फौज में नौकरी करी है और काफी ऐसे इंस्टेंसेस आए हैं कि लाइफ ने सिखाया है। और जो हम सीखते हैं लाइफ में, हमारा फर्ज ये होता है कि हम वो सीख हम अपनी फ्यूचर जनरेशन को अपने एक्सपीरियंसेस से बताएं कि शायद उनके भी वो चीजें लाइफ में काम आ जाए। राइट। अब फौज में जब आप देखेंगे कि मेरी जो जर्नी है वो 17 साल की उम्र से शुरू हो गई थी, जब मैंने नेशनल डिफेंस एकेडमी ज्वाइन करी थी। ओके। और 21 साल की उम्र में मैं कमीशन हुआ था मेरा फौज में। और फिर उसके बाद 37 साल मैं फौज में रहा। तो आप देख सकते हैं कि 4 डिकेड्स की लाइफ एक यूनिफॉर्म में बीती है। राइट। लीडरशिप के बारे में जब हम बात करते हैं तो एक बहुत अहम सवाल हमारे सामने उठता है कि हम हाउ डू वी मेजर लीडरशिप। हम्म। क्या कोई तरीका है या कोई ऐसा साइंटिफिक मेथड है जिससे हम लीडरशिप को मेजर कर पाए। राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके फोरम में इसलिए रेज कर रहा हूँ क्योंकि हम पढ़ते हैं। आप गूगल में चले जाइए, आप वहां पे लिखा होगा द 7 ट्रेट्स ऑफ लीडरशिप, द राइट। 15 ट्रेट्स ऑफ लीडरशिप, द 21 ट्रेट्स ऑफ लीडरशिप। तो ये सब मैनेजमेंट में पढ़ाया जाता है। पर सबसे अहम जो है कि हमको एक इम्पॉर्टेंट चीज आर्मी सिखाती है कि सबसे एक नींव अगर एक लीडरशिप की बननी है, अगर हमने अपने यंगर जनरेशन को अपना लीडरशिप का कोई भी पार्ट अगर उनको बताना है, तो एक पहली चीज है कि ये जो यस मैन सिंड्रोम है, इसके मतलब है कि जो भी आपको बताया जाए, चाहे वो पॉसिबल हो नॉट पॉसिबल हो, हम्म। आप एक यस कर दो उस चीज को कि भाई हम अपने सुपीरियर को नाराज नहीं करना चाहते हैं। और हम्म। इसीलिए हम जो उसमें हर एक चीज को यस करते हैं। अब ये देखिए, अब एक इसमें एक आर्गुमेंट उठेगी कि फौज एक डिसिप्लिन्ड ऑर्गेनाइजेशन है और राइट। फौज में अगर हम यस नहीं बोलेंगे तो हम कहाँ बोलेंगे। फौज एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, और आज की फौज की मैं बात करता हूँ, हम्म। फ्यूचर इंडियन आर्मी की बात करता हूँ, कि हर एक आर्मी अपने आप को इवॉल्व करती है। राइट। सैम जनरल सैम मानिकशा का केस मैं आपके सामने लेके आता हूँ। हम्म। 1971 की लड़ाई से पहले इंदिरा गांधी ने जनरल मानिकशा, जो हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, राइट। उनको बुलाया और बोला कि ये बांग्लादेश की प्रॉब्लम बहुत बढ़ गई है, और पाकिस्तान आर्मी बांग्लादेश में पहुंच गई है। और वहां पे
काफी एट्रोसिटीज हो रही है, महिलाओं के अगेंस्ट ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहा है, तो हमको अपनी फौज को हमको इंटरवेंशन करने की जरूरत है। तो सैम मानिकशा ने इंदिरा गांधी जी को बताया कि मेरी फौज तैयार नहीं है जाने ओके। की, मुझे 6 महीने का टाइम चाहिए प्रिपेयर करने के लिए, और अगर आप उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते तो मैं अपना इस्तीफा देता हूँ, आप किसी और को आर्मी चीफ बना दीजिए। ओके। अब एक बहुत बड़ी बात है, अगर आप राइट। एक देखें कि एक आर्मी चीफ ने एक प्राइम मिनिस्टर को मना कर दिया, राइट। और वो और वो एक ऐसे ओहदे पे था कि वो ये अगर आज हम देखें, और अगर आज का उदाहरण हम लें, तो मुझे नहीं लगता कि हमारे पास ऐसा भी कोई लीडर होगा जो प्राइम मिनिस्टर को मना करते हैं। राइट। तो बराबर। आप इस चीज को आप उस नजरिए से देखें, और फिर हम सोचें कि जनरल सैम मानेकशॉ को हम एक ऐसे स्तर पे रखें, हम उसको एक रोल मॉडल बना के, लीडरशिप का रोल मॉडल, जनरल मानेकशॉ ने जो फौज के लिए किया, जिस तरीके से फौज को ट्रेन किया, जिस तरीके से 1971 का युद्ध लड़ा गया, वो आज हिस्ट्री में, आप अगर हिस्ट्री में भी चले जाइए, वर्ल्ड वॉर टू में भी चले जाइए, वर्ल्ड वॉर वन में भी चले जाइए, आपको ऐसे एग्जाम्पल्स नहीं मिलेंगे कि एक देश दूसरे देश पे इतना हावी हुआ कि 93,000 प्रिजनर्स हमने लिए, राइट। राइट। और हमने बांग्लादेश को पाकिस्तान से आजाद किया, उसको ईस्ट पाकिस्तान में बुलाया जाता था, जी। और वो आज बांग्लादेश है, और वो देश इतना विकसित हो चुका है कि वो पाकिस्तान से भी उसकी जीडीपी आगे है, और राइट। जो उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, इंडस्ट्री है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो पाकिस्तान से बेहतर है। तो बराबर। लीडरशिप का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल हमारे सामने ये है, और हमारे स्टूडेंट्स के सामने है कि यू डोंट हैव टू बी यस मैन, सो यू हैव टू बी एन ऑर्गेनाइजेशन मैन। तो राइट। ये ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर अच्छा करना चाहती है तो उसको अपने ऑर्गेनाइजेशन कल्चर में ये चीज डालनी पड़ेगी कि हमको क्रिटिसिज्म भी एक्सेप्ट करनी है, और हमको एप्रिसिएशन भी एक्सेप्ट करनी है, और जो अगर हमारे सिस्टम्स को इम्प्रूव करना है तो उसके लिए एक क्रिटिकल इवैल्यूएशन भी बहुत जरूरी है। तो ये एक पहला लेसन है लीडरशिप का, और उसको मेजर करने राइट। का। और दूसरा इम्पोर्टेंट है कि आपने इसको देखा कि कैरेक्टर, अब मैं कैरेक्टर को सामने लेके आता हूं, और मैं इसको एक सबसे ऊंचा दर्जा देता हूं एक लीडरशिप को मेजर करने की। अब कैरेक्टर का मतलब क्या है? दो तीन इंपॉर्टेंट चीजें हम अपने कैरेक्टर में देखते हैं। एक है वैल्यूज एंड बिलीफ्स, हम जिस वैल्यू से और जिस बिलीफ से हम बचपन से और आज तक हमको हमारे पेरेंट्स ने, हमारे टीचर्स ने, हमारे फ्रेंड्स ने, हमारे भाई और बहनों ने जिस तरीके से एक इंडिविजुअल में वो वैल्यूज और बिलीफ पैदा किया है, हम उसी वैल्यू और बिलीफ से हम आगे बढ़ते हैं। राइट। और अगर वो वैल्यू और बिलीफ हमको इंटेग्रिटी की तरफ ले जाता है, लॉयल्टी की तरफ ले जाता है, और ऑनेस्टी की तरफ ले जाता है, तो मैं मानता हूं कि एक लीडर के पास अगर ये तीन क्वालिटीज हैं, लॉयल्टी, इंटेग्रिटी और ऑनेस्टी, तो राइट। वो हम उसको एक अच्छा लीडर बोल सकते हैं। और ये बहुत एक जरूरी है कि
एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जिस ऑर्गेनाइजेशन में हम काम करते हैं, आपने सुना होगा एक फौज में हम बोलते हैं नाम, नमक और निशान। हम्म। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, और ये फौज के लिए नहीं है खाली, ये हमारी पूरी जनरेशन के लिए है कि जिस ऑर्गेनाइजेशन में हम काम करते हैं उसका एक नाम है, हम उस नाम को रिस्पेक्ट करें। राइट। नमक, जिस ऑर्गेनाइजेशन से हमको हमारी रोजी रोटी चलती है और हमको हमारी अपनी सेल्फ डेवलपमेंट होती है, उस ऑर्गेनाइजेशन में हम उसको नमक बोलते हैं। बराबर। और निशान होता है उस ऑर्गेनाइजेशन का ध्वज, या उस ऑर्गेनाइजेशन का एक सिंबल, एक आइडेंटिफिकेशन, जिससे उस ऑर्गेनाइजेशन को पहचाना जाए। राइट। तो फौज में नाम, नमक और निशान, ये निशान। तीन चीजें हमको पूरी हमारी ट्रेनिंग में सिखलाई जाती है। राइट। और देखिए, मैं ये मानता हूं कि नो लीडर इज बॉर्न, हम्म। लीडर इज अ पर्सन हु कैन बी इवॉल्व। आपका कैरेक्टर भी, अगर वो क्वालिटीज आपके बचपन में नहीं थी और अगर उसमें कमियां थी उस क्वालिटी में, तो एक ऑर्गेनाइजेशन कल्चर में आके, अगर जैसे आप फौज में आते हैं तो एक ऑर्गेनाइजेशन कल्चर होता है फौज का कि एक दूसरे का भाईचारा, कॉमराडरी जिसको हम बोलते हैं, कि एक दूसरे की मदद करना, एक दूसरे की के लिए मर मिट जाना। तो अगर हम्म। इस तरीके की भावना अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में आए, और कट हम्म। थ्रोटिज्म, एक वर्ड है कट थ्रोटिज्म, हम राइट। देखते हैं ऑर्गेनाइजेशन में एक कलीग दूसरे कलीग को लेट डाउन करने की कोशिश करता है, वो उससे ऊपर और आने के लिए वो बैक बाइटिंग करता है या ऐसी चीजें राइट। करता है, तो वो जिसे एक कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स भी कहा जाता है। कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स, तो राइट। वो लीडर नहीं बन सकता। वो हम्म। एक टेम्पररी सक्सेस जरूर हासिल कर लेगा, बट एक सक्सेसफुल मैन नहीं कहलाया जाए। तो मैं ये मानता हूं कि देखिए, हमारे फौज में एक पिरामिड सिस्टम है। आपने सुना होगा कि फौज में आईपीएस की तरह या आईएएस की तरह, अगर कोई एक आईएएस ज्वाइन करता है तो वो मिनिमम जॉइंट सेक्रेटरी रिटायर होता है। जो आईपीएस ज्वाइन करता है वो मिनिमम एक आईजी की रैंक तक जाता हम्म। है। और फौज में जो रिटायर करता है, 75 to 80% कर्नल के रैंक से ही नीचे रिटायर करता है, राइट। कर्नल और उसके नीचे। अब कम लोग होते हैं जो ब्रिगेडियर और जनरल की रैंक तक पहुंचते हैं, क्योंकि हम्म। हमारा जो स्ट्रक्चर ऐसा बना हुआ है कि हम जब भी अपने ऑफिसर्स को इवेलुएट करते हैं, एक एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट होती है, हर एक साल एक ऑफिसर की लिखी जाती है, जो उसका सुपीरियर ऑफिसर लिखता है। उस हम्म। रिपोर्ट में कुछ स्टार क्वालिटीज दी जाती है। स्टार मीन्स आपकी रिपोर्ट में आपकी 15 डायमेंशन होंगी लीडरशिप की, आपको जज किया जाएगा। ओके। पर ये 5 क्वालिटीज हैं: लॉयल्टी, हम्म। इंटीग्रिटी, डिपेंडेबिलिटी, ऑनेस्टी हम्म। एंड डिसाइसिवनेस। ये राइट। 5 क्वालिटीज आपकी स्टार क्वालिटीज हैं। और और अगर इस क्वालिटीज में आपकी कमी पाई जाती है, तो आप समझ सकते हैं कि आप अपने नेक्स्ट रैंक की तरफ नहीं बढ़ सकते। तो इसलिए हम्म। हम देखते हैं कि जब हमारा सिलेक्शन होता है कर्नल से ब्रिगेडियर तक, बिकॉज कर्नल तक हम्म। तो फौज में टाइम स्केल, आपकी टाइम स्केल प्रमोशन होती रहती है, कर्नल हर एक बन जाता है। बट राइट। कर्नल के आगे अगर आपको जाना है और ये स्टार क्वालिटीज में अगर आपकी कमी पाई जाए, तो आप आगे नहीं जा सकते। इसका मतलब कि आप एक फ्यूचर, आपका लीडरशिप, आपका जो कमान है, जो एक हायर रैंक्स की तरफ है, वो आप उस तरफ अपने कमान को नहीं लेके जा सकते। हम्म। और ये बहुत जरूरी है कि हम इस चीज को समझें। और एक और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट फौज में है कि ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप। आज का राइट। जमाना है और
आज ये चीज के ऊपर काफी जिक्र किया जा रहा है। व्हाट इज ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप? ये है क्या चीज? और लीडरशिप तो कई तरीके की होती है। एक तो ट्रांजैक्शनल लीडरशिप होती है, एक राइट। आपका लाइसेंस फेयर हम जिसको बोलते हैं, और एक आपकी डेमोक्रेटिक लीडरशिप होती है। तो इस टाइप की अलग अलग टाइप की लीडरशिप होती है, जैसा लीडरशिप स्टाइल्स होते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट फौज के लिए होती है ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप, और हम इसको फौज में बोलते हैं डायरेक्टिव स्टाइल ऑफ कमांड। ओके। डायरेक्टिव स्टाइल ऑफ कमांड का मतलब ये है कि अगर मुझे मेरे सुपीरियर ने एक टास्क दे दिया, फॉर एग्जांपल कैप्टन विक्रम बत्रा को बताया गया कि आपने तोलोलिंग को कैप्चर करना। राइट। अब ये टास्क तो मिल चुका है। हाँ। अब इस टास्क को हासिल करने के लिए कैप्टन विक्रम बत्रा अपने मेजर के पास, अपने कर्नल के पास नहीं जाएगा कि ये टास्क मुझे कैसे करना है। टास्क मिलने के बाद अब ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं इसको, अपने टास्क को कैसे नजर अंजाम करूं। तो राइट। ये फौज में एक बहुत इंपॉर्टेंट है डायरेक्टिव स्टाइल ऑफ कमांड के। एक बार दे दिया है, फिर उसके बाद मैनेजमेंट मेरे से नहीं चेक करेगा कि आप वहां भी कहां तक पहुंचे, क्या हुआ, नहीं इसको ऐसे करो, उसको वैसे करो। बीच बीच में करेक्टिव एक्शन लेने की कोई जरूरत नहीं। टास्क अगर दे दिया तो इसमें मेरा अपना खुद का इनिशिएटिव, मेरी इनोवेटिवनेस, मेरी इंटेलिजेंस और मेरा तरीका, राइट। ये मेरा राइट। ओनरशिप ओनली इज माइन। रिजल्ट मैटर। राइट। यस, राइट। ओनरशिप इज माइन। इसलिए राइट। कैप्टन विक्रम बत्रा ने जब तोलोलिंग को कैप्चर किया, और उसके बाद चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने उसको बोला कि कैसा लग रहा है? तो उसने बोला ये ये दिल मांगे मोर। राइट। ये उसने बताया कि अभी मैं संतुष्ट नहीं हुआ, बिकॉज अभी मैं पूरी लड़ाई नहीं जीता। राइट। अभी एक और 0.5140 की लड़ाई है, उसको भी मैंने पूरा करना। राइट। और मैंने उसके ऊपर भी जो फतेह हासिल करनी है। तो राइट। ये एक स्पिरिट है, एक जज्बा है, जो एक रेजिमेंट में रह के हम सीखते हैं। राइट। ट्रेनिंग एकेडमी में हमको मिलती है, टीम बिल्डिंग हम एक साथ करते हैं, एकेडमी में एकजुट के अपना अपना टास्क करते हैं। एक्चुअल जो हमको लीडरशिप लेसन जब मिलते हैं, वो हमको तब मिलते हैं जब हम अपनी पलटन में जाते हैं। एक राइट। पलटन के लिए हम जो एक करना, और जो हमारी पलटन की हिस्ट्री है, हमारी पलटन की शान है, हम उस पे अपनी जान भी कुर्बान देते हैं। तो राइट। ये जज्बा ये है। और आपने देखा होगा कि चैटवुड मोटो जो है, हमको इसको शुरू से, हम जब इंडियन मिलिट्री अकेडमी से निकलते हैं, वो सिखाया जाता है दैट योर कंट्री कम्स फर्स्ट, राइट। द मैन यू कमांड कम नेक्स्ट, एंड योर ओन सेल्फ एंड योर ओन कंफर्ट कम्स लास्ट। राइट। और अगर हम ये तीन चीजों को समझ लें और अपने कैरेक्टर में डालें, और इनकी वैल्यूज को अंडरस्टैंड कर लें, इस चैटवुड मोटो को, तो मैं राहुल एक गारंटी के साथ कह सकता हूं कि हम अपनी यंगर जनरेशन को एक बहुत सही मैसेज दे रहे हैं लीडरशिप का, कि उनको एक लीडर की तरीके से कैसे आगे बढ़ना। और ये बहुत जरूरी हो जाता है अगर हम इस किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हम चले जाते हैं। दूसरा राइट। एक अहम इम्पोर्टेंट हिस्सा है, इसके बारे में मैं ये मेरा लास्ट पार्ट है इंटरव्यू का, जिसको मैं करना चाहूंगा, और वो है कि द इम्पोर्टेंस ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। हम कई तरीके की इंटेलिजेंस हमारे पास होती है। एक तो हमारे पास होता है इंटेलिजेंट
जजमेंट होता है, एक हमारी आईक्यू होती है अपनी, एक राइट। हमारे पास स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस होती है, एक हमारे पास इमोशनल इंटेलिजेंस होती है, और आजकल और भी लोगों ने डिफरेंट टाइप ऑफ इंटेलिजेंस की हम्म। स्पेसिफाई कर। हम्म। अब बहुत जरूरी है कि एक लीडर के लिए एक अपने फॉलोअर्स के साथ एक इमोशनल कनेक्ट बनाने के लिए, राइट। देखिए, एक अगर आपने एक मोटिवेशन अपने जवानों को देनी है और हम्म। अपने यंग ऑफिसर्स को देनी है, अगर आप एक कमांडिंग ऑफिसर, और हम्म। अगर आप चाहते हैं कि आपने जो कमांड दिया है वो बेझिझक उसको फॉलो करें, तो एक इमोशनल कनेक्ट आपको अपने जवानों से बनाते राइट। हैं। कहा जाता है दैट आईक्यू गेट्स यू हायर्ड एंड ईक्यू गेट्स हम्म। यू फायर्ड। राइट। मीन्स एब्सोल्युटली। एक एक कंपनी में अगर आपका सिलेक्शन होता है, उस टाइम पे एक आपका इंटरव्यू होता है, एक इंटरव्यू में आपसे 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें से अगर आपने 18 के सही आंसर दे दिए तो आप सिलेक्ट हो गए, राइट। और इसका मतलब है आपका आईक्यू तो बहुत अच्छा है। राइट। बट आप अगर एक कंपनी में जुड़ जाते हैं, उसके बाद एक आपको टीम लीडर आपको अपॉइंट किया जाता है, और अगर आप अपनी टीम को अपने साथ लेके नहीं चल सकते और टास्क को आप कंप्लीट नहीं कर सकते सक्सेसफुली, तो इसका मतलब है कि आपका इमोशनल क्वेश्चन कम है। और अगर आपका सही। इमोशनल क्वेश्चन कम होगा, तो आप देखेंगे आप उस ऑर्गेनाइजेशन में ज्यादा देर तक टिक नहीं पाए। तो एक मानना है कि एक सक्सेसफुल डेनियल गोलमैन, जो एक फादर ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस जिनको बोला जाता है, राइट। डैनियल गोलमैन ने रिसर्च किया था, उस पर एक बहुत इंपॉर्टेंट फाइंडिंग आई थी सामने। वो फाइंडिंग ये थी कि फॉर एनी सक्सेसफुल पर्सन EQ contributes 80% and IQ contributes 20%। राइट। अगर हम इस आर्गुमेंट को लेके आगे चले, तो हमको ये समझना पड़ेगा कि आईक्यू भी जरूरी है। अभी आईक्यू के बिना तो आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में सक्सेसफुल नहीं हो सकती, बिकॉज आपके पास इंटेलिजेंस, बेसिक इंटेलिजेंस होनी चाहिए, आपका सोचने की आपके पास क्षमता होनी चाहिए, एनालाइज करने का आपके पास हुनर होना चाहिए। राइट। बट वो आपको खाली 20% सक्सेस देता है, आपको 80% सक्सेस आपका इमोशनल क्वोशंट देता है। और ये बहुत जरूरी हो गया आजकल, स्पेशली अगर आज के दौर में, अगर मुझे अपने फॉलोअर्स को, सबॉर्डिनेट्स को, अगर मुझे उनको मोटिवेट करके रखना है। आप देखते हैं कि हमने देखते हैं कि एक कंपनी में जो रिटेंशन पॉलिसी के हिसाब से आप देखते हैं कि काफी लोग आपको ऐसे मिलेंगे कंपनी में जो बार बार कंपनी अपनी बदलते रहते हैं, राइट। बिकॉज उनको उस कंपनी में उस तरीके का ऑर्गेनाइजेशन कल्चर नहीं मिलता है, उस तरीके की ग्रोथ नहीं मिलती है, तो वो सफोकेट फील करते हैं। तो राइट। इसका ये मतलब है कि उस ऑर्गेनाइजेशन में कहीं ना कहीं तो कमी है। और अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, एक टाटा का एग्जांपल दूं कि टाटा एक ऑर्गेनाइजेशन है जो अपने एम्प्लॉयज को इस तरीके से रखती है और संवारती है और ट्रेनिंग देती है कि आप उस ऑर्गेनाइजेशन को बेशक ऑर्गेनाइजेशन आपको छोड़ सकती है, आप नहीं छोड़ेंगे उस ऑर्गेनाइजेशन। राइट। तो इस तरीके की हमारी फौज में भी हम अपने जूनियर ऑफिसर्स को और अपने जूनियर लीडर्स को, जवानों को, हवलदार को, सूबेदार को, हम इस तरीके का वातावरण फौज में देते हैं। और हम हमेशा बोलते हैं दैट आर्मी इज नॉट अ जॉब, आर्मी इज नॉट अ प्रोफेशन, आर्मी इज अ वे ऑफ लाइफ। और एब्सोल्युटली। हम इस चीज को मानते हैं, हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं, हम इस चीज को समझते हैं दैट फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन को अगर उसको अच्छा करना है, तो they have to be inculcating an organization culture in which that organization becomes a way of life for the individual.
अगर वो ज्वाइन एब्सोल्युटली। करता है तो ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसी ऑर्गेनाइजेशन से वो अपना रिटायर करेगा जब उसकी एज ऑफ रिटायरमेंट आ जाएगी। तो इस एब्सोल्युटली। तरीके के इम्पोर्टेंट, और लास्ट में मैं एक और चीज की अहमियत देना चाहता हूँ, डिसीजन में। हम आजकल के जमाने में इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक क्विक डिसीजंस, बिकॉज अगर आप अपनी डिसीजन मेकिंग में अगर आप डिले करेंगे तो आप देखेंगे कि इसका एक रिपल इफेक्ट होता राइट। है। अगर आपने एक चीज की डिसीजन अगर नहीं दी तो वो फिर जो भी प्रोसेस है वो प्रोसेस आपका रुक जाता है, और राइट। हर एक स्टेज पे रुकता है बिकॉज आपको डिसीजन नहीं मिली। तो इसलिए मैं अपनी लाइफ में इसको मैंने फॉलो किया है कि अगर मेरी टेबल में 20 फाइल्स हैं जिनके ऊपर मैंने अपना डिसीजन अपना देना है, तो एट द एंड ऑफ द डे जब मैं घर जाता हूँ तो मेरी टेबल पे एक भी फाइल आपको नहीं मिलती, राइट। बिकॉज मैंने इसको अपनी लाइफ में फॉलो किया है कि डोंट डिले, यू कर सके तो आज। तो ये बहुत राइट। इम्पोर्टेंट है इस चीज को समझना। और एक हम बात करते हैं कि ऊडा लूप की बात करते हैं, ऑब्जर्व, ओरिएंट, डिसाइड एंड एक्ट। जितना आपका ऊडा लूप आप उतना रहेगा, आपका उतना ही उस ऑर्गेनाइजेशन में सक्सेस रहेगा। एब्सोल्युटली सर। विंग बिल्कुल कमांडर बिल्कुल। अभिनंदन विंग कमांडर अभिनंदन के एग्जांपल देता हूँ आपको। वो एक MiG-21 में चला रहा था और उसका मुकाबला हो रहा था F-16 से। F-16 से बराबर। दोनों आप देखें तो MiG-21 एक सेकंड जनरेशन एयरक्राफ्ट है और F-16 एक फोर्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट। राइट। उसके एवियोनिक्स में फर्क है, उसकी कैपेबिलिटी में फर्क है। तो क्या वजह थी कि MiG-29 ने एक F-16 को गिरा दिया? राइट। दिस इज द ऊडा लूप के जब डिसीजन था कि जब वो उसके रेंज में आया, उसने स्प्लिट सेकंड से अपनी मिसाइल को छोड़ा, और वो बेशक पाकिस्तान के अंदर निकल गया, और वो जानता था कि मैं अगर ये एक्शन लूंगा तो मेरा एयरक्राफ्ट शायद सरहद पार कर ले, और बाद में शायद मैं हो सकता हूँ वापस ना आ सकूं। तो उसने F-16 को गिराया, और उस प्रोसेस में उसके जहाज को भी हिट लगी, राइट। और वो पाकिस्तान की बाउंड्री में जाके गिर गया। फिर बाद में प्रिजनर ऑफ वॉर बनना, फिर वो वापस वो लाया गया प्राइम राइट। मिनिस्टर मोदी के इंटरवेंशन से। तो आप राइट। समझ सकते हैं कि डिसीजन मेकिंग फौज में हमको किस तरीके से सिखाई जाती है। राइट। और अगर हम एक लड़ाई में हैं तो द डिफरेंस बिटवीन a bullet hitting you and hitting your enemy is how fast you can pull the trigger. एब्सोल्युटली सर। एब्सोल्युटली। Decision is like pulling a trigger. जितना आप, और आप देखिए, इन्फॉर्म डिसीजन लीजिए। इसका ये मतलब नहीं है कि आप एट द वो जो अपने एट द हैक ऑफ द थिंग कि आपने अपना डिसीजन ले लिया कि हाँ मैंने तो डिसीजन ले लिया। वो डिसीजन एक बहुत इन्फॉर्म्ड होना चाहिए। राइट। इट शुड बी बेस्ड ऑन सर्टेन फैक्ट्स एंड फिगर्स, और उसके बाद आपको डिले नहीं करना। राइट। जो आपको एक इनपुट चाहिए एक डिसीजन लेने के लिए, वो इनपुट आपको जल्दी से जल्दी लेनी चाहिए, और आपको इंश्योर करना चाहिए कि वो इनपुट आपके पास आ जाए, और आने के बाद जस्ट पुल द ट्रिगर एब्सोल्युटली। एंड यू विल सी success will be yours. And always remember that uh, you, the imagination is your mind. एब्सोल्युटली। Nothing is impossible. जो आप अपनी आप में अगर सेल्फ बिलीफ हो तो आप वर्ल्ड को कॉन्कर कर सकते हैं।
छोटी कहानी से एंड करूंगा। शेर को किंग ऑफ द जंगल क्यों बुलाया जाता है? उसको इसलिए बुलाया जाता है बिकॉज ही बिलीव्स ही इज द किंग ऑफ द जंगल। राइट। ही मे नॉट बी द स्ट्रॉन्गेस्ट इन द जंगल, हाथी भी उसको मार सकता है, बट हाथी किंग ऑफ जंगल नहीं है। लायन इज द किंग ऑफ द जंगल। The lion is king of the jungle because of his self belief. सेल्फ बिलीफ। And that is the message through your channel I want to send to all your viewers, that please have a belief in yourself. If you believe you can do it, you will do it. The positive एब्सोल्युटली सर। attitude, the positivity will ensure your goal and your success is yours. That is एब्सोल्युटली। the message. एब्सोल्युटली। And thank you very much. बहुत अच्छा लगा आपसे एब्सोल्युटली बात सर। करके। और सर जितनी चीज़ें अभी आपने बताई, आई एम नॉट श्योर कि इतनी चीज़ें, इतना डिसिप्लिन, इतना डेडिकेशन ये कोई और ऑर्गेनाइजेशन किसी को देती होगी या सिखाती होगी ओवर द स्पैन ऑफ 25-30 years, वॉट एवर द पर्सन स्पेंड विद द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये सिर्फ और सिर्फ मेरे ख्याल से आर्मी और आर्म फोर्सेस में हो सकता है, और ये बाकी और किसी में नहीं हो सकता। और स्पेशली इसको जिस तरह से आपने आर्टिकुलेट किया, इसको नरेट किया, आई एम श्योर ये बहुत बड़े बड़े मैनेजमेंट लेसन्स और मैनेजमेंट वर्कशॉप्स में 3-4 दिन में बैठ के भी उतना लेसन या उतनी चीज़ें नहीं मिल सकती जितनी इस 20-25 मिनट के वीडियो को देख के लोगों को समझ में आ सकता है। सो रियली थैंक यू, एंड रियली वैल्यू योर टाइम, वैल्यू योर वर्ड्स। और आपने आज इतनी सारी अच्छी चीज़ों के ऊपर और एक यूथ को इतना इंस्पायर करने के लिए ये चीज़ें बताई, आपके अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताई, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद राहुल, थैंक एंड यू सर। विश ऑल द बेस्ट। जय हिंद। जय हिंद सर। थैंक यू।